नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश वर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश के लिए 3 पुल समर्पित करने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जताया आभार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिला सिरमौर में हुए सड़क हादसे पर जताया शोक। दिवंगत आत्माओं की शांति की ईश्वर से की प्रार्थना। प्रदेश भर में चिकित्सकों ने पंजाब वेतन आयोग द्वारा डॉक्टरों के वेतन और बेसिक वेतन में कटौती करने के निर्णय का किया विरोध। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने जिला में सेब सीजन की तैयारियों को लेकर की समीक्षा। अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। बढ़ती महंगाई के खिलाफ 30 जून को पूरे हिमाचल में सीपीआईएम करेगी प्रदर्शन। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी लद्दाख के कुनग्याम से देश के 8 राज्यों में सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 63 पुलों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया, जिनमें से 3 पुल हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के सीमावर्ती क्षेत्रों को सड़क सुविधा से जोड़ने में सीमा सड़क संगठन की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए बेहतर सड़क संपर्क सुविधा महत्वपूर्ण है। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सीमावर्ती राज्यों में पुलों को समर्पित करने के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लिए समर्पित तीनों पुल महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे राज्य के दुर्गम क्षेत्रों को संपर्क सुविधा प्रदान करते हैं, जहां सेना और अर्धसैनिक बल तैनात हैं। पंजाब वेतन आयोग द्वारा डॉक्टरों के वेतन और बेसिक वेतन में कटौती करने के निर्णय का चौतरफा विरोध हो रहा है। पंजाब वेतन आयोग द्वारा लिए गए इस फैसले का विरोध शिमला में भी दिखा, जिसके चलते क्षेत्रीय अस्पताल डीडीयू में करीब 2 घंटे तक डॉक्टरों की पेन डाउन स्ट्राइक रही, जिससे अस्पताल में आए लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि 2 घंटे की स्ट्राइक के बाद डॉक्टरों ने नियमित रूप से लोगों का चेकअप किया। हिमाचल मेडिकल एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने बताया कि उनकी मुख्य मांग पंजाब वेतन आयोग की सिफारिशों को लेकर है। पंजाब वेतन आयोग के तहत डॉक्टरों का प्रैक्टिसिंग अलाउंस 25 से 20% कर बेसिक वेतन से डीलिंग करने का डॉक्टरों में रोष है। डॉक्टर वर्मा ने कहा कि डेंटल मेडिकल अफसर संघ, आयुर्वेदिक मेडिकल अफसर संघ, वेटनरी अफसर संघ के साथ मिलकर एक मजबूत योजना बनाई जाएगी और इन सिफारिशों का पुरजोर विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीते 2 साल से कोरोना महामारी के दौर में सभी मेडिकल स्टाफ सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन पंजाब वेतन आयोग डॉक्टरों के वेतन और बेसिक भत्तों में कटौती कर रहा है, जिसका नुकसान फ्रंटलाइन वर्करों को हो रहा है। उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारी अपने वेतन को लेकर सरकार से आस लगाए बैठे हैं, लेकिन पंजाब वेतन आयोग प्रैक्टिस अलाउंस से 25 से 20% कर बेसिक वेतन से डीलिंग कर रहा है, जिससे डॉक्टरों में रोष है। उन्होंने कहा कि यदि वेतन आयोग इस निर्णय को वापस नहीं लेता है तो और उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। पंजाब पे कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं कि डॉक्टर्स का जो एनपीए है उसको कम कर दिया जाए, 25% से 20% कर दिया जाए और साथ में बेसिक से उसको डीलिंक कर दिया जाए, उसके विरोध में ये प्रदर्शन हमारा पंजाब मेडिकल अफसर एसोसिएशन जो है उनके समर्थन में ये है। आपको जैसा पता ही है कि पंजाब जो पे कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं उसके हिसाब से उन्होंने इस बार कहा है कि जी डॉक्टर्स का जो एनपीए है उसको कम कर दिया जाए, 25 से उसको 20% कर दिया जाए और बेसिक से डीलिंक कर दिया जाए। अब इस महामारी के समय में आप खुद देख रहे हैं कि 2 साल से डॉक्टर जो हैं वो फ्रंट लाइन पे लगातार जो है वो अपनी जान जो है हथेली पे लेके लड़ रहे हैं, और ऐसे समय में बढ़ाने की बजाय अगर आप किसी के वेतन को काटना चाहें तो ये बहुत ही एक नाइंसाफ़ी है। हर कर्मचारी को जो है वो ये जो पे कमीशन है उससे उम्मीद होती है कि उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट होगी, उसकी सैलरी जो है वो बढ़ेगी। हर सरकारी कर्मचारी जो है वो पे कमीशन का वेट करता है, 10-10 साल वेट करता है। हमें तो यहाँ 16 साल अब वेट करते हो गए, ठीक है।
तो 16 के बाद अब इतने साल हमें वेट करते हो गए कि हमें भी पे कमीशन लगेगा। तो अब लग रहा है, तो देखिए आपके सामने है कि उसमें हमारे जो पेट पे लात मारी गई है, तो कोई भी अपने पेट पे जो लात है वो ऐसे नहीं सहेगा। तो पंजाब मेडिकल अफसर एसोसिएशन पिछले 25 जून से लगातार इसका विरोध प्रदर्शन कर रही है। जगह जगह वो भी मेमोरेंडम दे रहे हैं। हम भी आज माननीय स्वास्थ्य सचिव के द्वारा जो है मेमोरेंडम जो है पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री जी को भी भेज रहे हैं और वहाँ के फाइनेंस सेक्रेटरी को भी भेज रहे हैं, और साथ में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी को भी हम उनके द्वारा ही ये मेमोरेंडम भेज रहे हैं, ताकि उनको वस्तुस्थिति का पता चले। क्योंकि इस समय महामारी के समय ये जो एनपीए है उसको बढ़ाना चाहिए था, 25 से 35% करना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब केंद्रीय जो पे कमीशन है 2016 का जो है 7वां वेतन आयोग, उसमें जो है केंद्र सरकार ने इसको डीलिंक नहीं करा है बेसिक पे से। तो ऐसी क्या आफत पड़ गई पंजाब को कि उन्होंने जो है हमारे इस वेतन को जो है एनपीए को जो है वो बेसिक वेतन से डीलिंक करने की सोची। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने ऊना जिला परिषद हॉल में 12 पंचायतों के 48 लाभार्थी परिवारों को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत शौचालय निर्माण के लिए प्रति परिवार 12,000 रुपए के स्वीकृति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि वर्ष 2016 में हिमाचल प्रदेश को बाह्य शौच मुक्त राज्य घोषित कर दिया गया था और अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश को कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पहले चरण में 500 पंचायतें व दूसरे चरण में 500 अतिरिक्त पंचायतों का चयन किया गया है। इन पंचायतों में किचन वेस्ट को खाद के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है, जबकि प्लास्टिक का उपयोग सड़क बनाने जैसे कई निर्माण कार्य में होगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की ओर से अनेकों योजनाएं जन कल्याण के लिए चलाई जा रही है और विभिन्न वर्ग के लोग इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला के बचत भवन में सेब सीजन की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सेब सीजन के सुचारू संचालन और बागवानों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से सभी संबंधित विभाग समन्वय स्थापित कर कार्य करें। उन्होंने कहा कि इस वर्ष शिमला जिला में 1,98,94,000 से अधिक पेटी सेब होने का अनुमान है, जिसे मंडियों तक पहुँचाने के लिए प्राप्त वाहन सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अधिकारी अपने क्षेत्र के बागवानों, ट्रक और पिकअप ऑपरेटर यूनियन से समन्वय स्थापित कर भाड़ा निर्धारित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने एचपीएमसी और मार्केटिंग बोर्ड एवं हिमफेड के अधिकारियों को निर्देश दिए है कि लोगों की सुविधा के लिए कार्टन के बक्से की दरों को रियायत दर पर उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जाए। हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी का आधार है। 5,000 करोड़ से अधिक की अर्थव्यवस्था सेब पर आधारित है और सेब जुलाई, अगस्त, सितंबर में जो है वो पेड़ से उतर करके मार्केट की ओर भेजना पड़ता है और हमारे जो किसान बागवान हैं सारी साल जो उन्होंने मेहनत की होती है उसे मार्केट में भेज करके जो है अच्छा फल प्राप्त करना चाहते हैं। तो उसके लिए जो है वो सड़कें अच्छी होने ज़रूरी है, उसके लिए ट्रैफिक की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, ट्रक्स हैं, पिकअप्स हैं, उनकी व्यवस्था हो और ट्रैफिक जाम ना हो, इसलिए उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। तो हर वर्ष जो है वो उसकी बैठक जो है वो करते हैं। आज सेब सीज़न से संबंधित बैठक की, जिसमें एचपीएमसी के मैनेजिंग डायरेक्टर, हिमफेड के मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ इंजीनियर, एससीस, डीसी, एसपी और हमारे जो एपीएमसी के चेयरमैन हैं नरेश शर्मा जी और फ्रूट ग्रोअर्स एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव्स, ट्रक्स के रिप्रेजेंटेटिव्स कुछ आ जाएं, वरना वो एसडीएम्स के पास ही रहते हैं। सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं हमारे, उनके अधिकारी जो हैं वो इस बैठक में हाजिर रहते हैं और उसमें हमने जहाँ पीडब्ल्यूडी को जो है कहा है कि भी जो 29 सड़कें हैं वो चाक चौबंद हो जाए, खास करके छैला से पराड़ा मंडी जहाँ है उस सड़क को ठीक करें। शिमला से चिड़गांव डोडरा पार तक और शिमला से रामपुर होते हुए किन्नौर तक सड़कें जो हैं एकदम, चाहे नेशनल हाईवे की हैं या स्टेट हाईवेज हैं,
उन पर जो भी पैच वर्क करना है या जहाँ पर कहीं गड्ढे वाले हैं उनको बनाना है। इसी प्रकार से रामपुर में एक सड़क टिक्कर से कबाडी की है, उसके लिए जो यहाँ बताया गया है कि उसका मेंटेनेंस का काम शुरू हो गया है और उसको जो है CRF के लिए भी रिकमेंड किया गया है और अगले वर्ष तक जो है CRF में वो बन जाएगी तो बहुत अच्छी सड़क बन जाएगी। लेकिन प्रेजेंट एप्पल सीजन के लिए उसकी मेंटेनेंस जो है वो प्रारंभ कर दी गई है। इसी प्रकार से छैला से प्राड़ा मंडी के बीच में जो है उसकी टारिंग जो है वो एकदम हो जाए, वाइडनिंग उसकी की है, क्योंकि वो आगे जो है वो गिरिपुर तक जाती है सड़क। तो इस प्रकार से सारी व्यवस्थाएं जो हो जाएंगी। और धर्मशाला से विधायक विशाल नेहरिया व उनकी पत्नी HAS अधिकारी ओशिनी शर्मा के बीच चल रहे घरेलू विवाद ने राजनीतिक रूप ले लिया है, जिसके बाद आए दिन बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। महिला कांग्रेस ने भी इस मामले को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। शिमला में मीडिया को संबोधित करते हुए प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चंदेल ने कहा कि एक और भाजपा सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाए हुए है, वहीं दूसरी ओर सरकार के अपने ही विधायक अपनी HAS अधिकारी पत्नी के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। जैनब चंदेल ने कहा कि जब एक HAS अधिकारी ही अपने घर पर सुरक्षित नहीं है तो ऐसे में यह सरकार प्रदेश की अन्य महिलाओं को सुरक्षित करने के दावे किस बुनियाद पर करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में जानबूझकर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और यह कहकर टाल रही है कि यह एक निजी मामला है। जैनब चंदेल ने कहा कि यह निजी मामला तो तब होता अगर यह बात सिर्फ 4 दीवारी तक रहती। जैनब चंदेल ने कहा कि सरकार अगर खुद को महिला हितैषी समझती है तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके MLA पद से बर्खास्त किया जाए। अगर उस महिला को न्याय नहीं मिलेगा तो हम सड़कों पर उतरेंगे, क्योंकि एक जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ MLA अगर उनका आचरण इस तरह का होगा तो समाज में क्या संदेश जाएगा, आप बताइए। और वो लड़की, वो जो महिला है, वो खुद एक अधिकारी है। ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी को पढ़ाया भी, बेटी को माँ बाप ने बचाया भी, क्या इसलिए बचाया कि वो मार खाए हैं? और ये जो एक जिम्मेदार पद पे बैठा हुआ MLA है, आप बताइए उसका जो आचरण है वो कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। समाज में वो क्या संदेश देना चाहते हैं? और सरकार कहती है कि ये उनका निजी मामला है। निजी मामला तब होता अगर ये 4 दीवारी के अंदर रहता। जब वो महिला खुद आकर लोगों के बीच में कह रही है कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, अगर एक अधिकारी के साथ ऐसा हो सकता है तो आम महिला के साथ क्या होगा, आप बताइए। कल को वो खुद ऐसे पद पे बैठेगी जहां से वो लोगों को उन्होंने सुनना है, तो लोग कहेंगे कि इसके साथ खुद तो न्याय नहीं हुआ, ये क्या न्याय देगी। तो सरकार को कड़ा एक वो फैसला लेना चाहिए इसमें कि उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि महिलाओं में एक संदेश जाए कि कोई भी बड़े से बड़ा आदमी क्यों ना हो, अगर वो गलत करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम मांग करते हैं और ये भी मांग करते हैं सरकार से कि उस महिला को सुरक्षा मिलनी चाहिए। उसकी सुरक्षा का जिम्मा सरकार का है और उसको न्याय मिलना चाहिए। हम यही मांग करते हैं। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने शिमला के तारा हॉल के समीप पेट्रोल पंप के सामने धरना प्रदर्शन किया। पार्टी नेताओं ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें घटने के बावजूद भी देश में पेट्रोल व डीजल की कीमतें आज तक के इतिहास में सबसे ऊंचे स्तर पर है। खाद्य वस्तुओं की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। CPIM ने बढ़ती महंगाई के लिए केंद्र सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। माकपा का आरोप है कि केंद्र और प्रदेश सरकार की नव उदारवादी नीतियों के कारण महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है, जिससे महंगाई के इस दौर में आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। केंद्र में बैठी मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान देश में बढ़ते पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस सहित खाद्य वस्तुओं के दामों के विरोध में CPIM प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी के चलते CPIM द्वारा बढ़ती महंगाई के खिलाफ माइट एस्टेट शिमला स्थित पेट्रोल पंप के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया और केंद्र सरकार से मांग की गई कि देश में बढ़ती महंगाई पर जल्द से जल्द
अंकुश लगाया जाए। पार्टी राज्य सचिव डॉक्टर ओंकार शाद ने कहा कि देश में महंगाई आसमान छू रही है। कोरोना काल में ऑक्सफेम की रिपोर्ट के अनुसार 97% जनता के आय के साधन कम हुए हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए कि आगामी 6 महीने तक प्रति व्यक्ति 10 किलो मुफ्त राशन दिया जाए। वहीं जो लोग आयकर मुक्त हैं उन्हें 7500 रुपए मासिक आर्थिक मदद सुनिश्चित की जाए ताकि देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट सके। वहीं उन्होंने कोरोना की मार झेल रहे छोटे व्यापारियों को भी राहत देने की सरकार से मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि कोरोना काल में भाजपा सरकार द्वारा आम जनता पर आर्थिक बोझ डाला गया है, जिसके विरोध में सीपीआईएम आगामी 30 तारीख को पूरे हिमाचल में धरना प्रदर्शन करेगी। हिमाचल प्रदेश में हमने ये आज से शुरू किया है और 30 तारीख को जो है पूरे प्रदेश में धरने और प्रदर्शन होंगे। आज हम जगह जगह पेट्रोल पंपों पर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये जो बढ़ी हुई तेल की और पेट्रोल की कीमतें, गैस की कीमतें हैं, जिससे जो महंगाई बढ़ रही है, जो आज खुदरा महंगाई है 6% से ज़्यादा हो गई है, उससे आम आदमियों का जो जीना है वो मुश्किल हो गया है। उनको 2 वक्त की रोज़ी रोटी जो है वो मुहैया करना जो है मुश्किल हो गया है इस कोविड के चलते हुए। इसीलिए हमारी पार्टी ने ये जो आह्वान जो है पूरे प्रदेश में किया है और इसमें हमारी मांग है कि ये जो बढ़ती पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें हैं और खाद्य पदार्थों की कीमतें हैं, इस पे अंकुश लगाया जाए और जो जनता को हर महीने जो है प्रति व्यक्ति 10 किलो राशन दिया जाए 6 महीने के लिए, और जो आयकर नहीं देते हैं उनको 7,500 रुपये प्रति माह जो है वो दिया जाए, ताकि जो अर्थव्यवस्था बैठी है ये अर्थव्यवस्था जो है फिर से खड़ी हो और देश में रोज़गार खुले। ये इसलिए जो है ये पूरे देश में हम प्रचार कर रहे हैं। ये जो केंद्र सरकार जो है जो जनता के दुख दर्द को और बढ़ाने के लिए काम कर रही है, उसके ऊपर ये दबाव डालने के लिए पूरे देश में विरोध प्रदर्शन है और आज हमने हिमाचल प्रदेश में भी इसकी शुरुआत की है। शिमला के बजट भवन में हुई नगर निगम की मासिक बैठक में शहर से जुड़े कई विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई और इन कार्यों को जल्द जमीनी स्तर पर उतारने को लेकर रोड मैप तैयार किया गया। बैठक में बरहाड़ी में एक निजी स्कूल की लीज को लेकर खूब हंगामा हुआ। मनोनीत पार्षद संजीव सूद और बरहाड़ी वार्ड की पार्षद तनुजा चौधरी के बीच इस मुद्दे को लेकर काफ़ी गहमागहमी हुई। इस बीच हंगामा इतना बढ़ गया कि उप महापौर को कुछ समय के लिए हाउस की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। करीब 20 मिनट के बाद दोबारा से सदन की कार्रवाई शुरू की गई। शिमला के बचत भवन में आयोजित नगर निगम की मासिक बैठक के दौरान मनोनीत पार्षद संजीव सूद ने स्कूल को लीज पर दी जा रही जमीन पर सवाल उठाए और उसे गैरकानूनी बताया। उन्होंने कहा कि स्कूल को जमीन बॉटनिकल गार्डन बनाने के लिए दी गई थी, लेकिन इस जमीन पर एक क्रिकेट अकादमी चलाई जा रही है जिससे बच्चों से पैसे लिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि स्कूल को 10 सालों के लिए जमीन लीज पर दी गई थी और 31 अप्रैल को इस जमीन की लीज समाप्त हो चुकी है। ऐसे में अब दोबारा स्कूल को लीज पर जमीन न दी जाए। लीज खत्म हो चुकी है, लीज की वायलेशन हुई है। वायलेशन के आधार पर उनको लीज आगे नहीं जानी चाहिए थी, यहाँ पे रद्द होनी चाहिए। अगर पीछे कोई गलतियाँ रह गई थी वो आज सुधारने का मौका था और हम यही चाहते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में, जैसे इन्होंने कहा था। तो वहाँ का सरकारी स्कूल सबसे पहले 17 मई 2000 को उन्होंने अप्लाई किया था। अगर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब से भी मिलती तो वो सबसे पहला जो उसका लेने का अधिकार था वो सरकारी स्कूल को था। पर जिस तरह से कांग्रेसी पार्षद ने आज निजी स्कूल का साथ देकर उनके भविष्य की उसके साथ जोड़ दिया, तो क्या सरकारी स्कूल के बच्चों का भविष्य नहीं होना चाहिए? जो हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्या वो इसके खेलने के हकदार नहीं है? उनको जो बस स्टैंड में खड़े होकर प्रार्थना करते हैं और अपने व्यायाम करते हैं, क्या उन्हें जगह नहीं मिलनी चाहिए थी? 2010 में अगर हमने गलती कर दी थी उसको हमने आज सुधारना था। ये जांच कमेटी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसमें फैसला यहीं पे रद्द हो जाना चाहिए था। ये जनता के हक में जगह मिलनी चाहिए थी, बस ये हमारा कहना है, क्योंकि वायलेशन हो चुकी है। वहीं उप महापौर शैलेंद्र चौहान ने कहा कि यह दोनों पार्षदों का आपसी मामला है और जमीन की लीज की जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है। पिछले काफ़ी समय से ये मुद्दा चल रहा था। आज जो हमने ये हाउस में लाया था, ये जितने के भी हाउस के कैंडिडेट है 34 लोग, ये इन्होंने अपने व्यूज़ हुए। इसमें अंत में यही फैसला लिया गया कि एक 4 लोगों की कमेटी, जो हमारे कमिश्नर है, जॉइंट कमिश्नर है, लॉ ओपिनियन से जाएंगे, 4 लोग इसमें कमेटी बनेगी और जांच होगी।
उसमें जांच में ये देखेंगे कि जो ये एफिडेविट फाइल उन्होंने किया था किस पर्पस के लिए ये यूज़ के लिए दी गई थी नगर निगम द्वारा, और वहाँ क्या एक्टिविटीज़ उस स्कूल के अंदर चल रही है। अफसर होंगे, कमिश्नर होंगे, जॉइंट कमिश्नर होंगे, लॉ ओपिनियन होंगे, एक एक्शन को भेजेंगे, 4 लोगों की कमेटी जो बनेगी, एक AP ब्रांच से जाएंगे, वो देखेंगे कितना एरिया इनको दिया, कितना ने ऑक्यूपाई कर रखा है। वहीं कैथू वार्ड से पार्षद सुनील धर ने कहा कि शहर में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पावर ग्रिड की तरफ से मशीनों को नगर निगम को सौंपा गया था। उन्होंने कहा कि इन मशीनों पर स्टाफ सहित मासिक 3 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है, लेकिन जिस तरह से बेहतर सफाई के जो दावे किए जा रहे थे उस स्तर पर यह मशीनें कारगर साबित नहीं हो रही है। ऐसे में उन्होंने निगम से इन मशीनों के विकल्प के बजाय शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाए रखने के लिए निगम के संबंधित कर्मचारियों की सेवाएं लिए जाने की मांग की है। इसमें 2 गाड़ियाँ ये बाहर से आई है जो डस्ट उठाने का काम कर रही है, और मैंने एक क्वेश्चन आज लगाया था, इसमें मैंने खर्चे का इनसे कैलकुलेशन मांगी थी कि इसमें खर्चा कितना का आएगा। इसके पिछले महीनों का खर्चा बड़ा कम आ रहा था, कोई 20,000 25,000 के आसपास खर्चा आ रहा था। जो आज यहाँ डिस्कस हुआ है, सारा मैटर डिस्कस हुआ है, उसमें लगभग 3 लाख के आसपास मंथली खर्चा आ रहा है। इसमें डीजल हो गया, आपके ब्रशेज़ हो गए, ड्राइवर हो गया, साथ में उसके कंडक्टर होता है, तो लगभग 3 लाख के आसपास से खर्चा है, और वो प्रॉपर ढंग से सफाई हो भी नहीं पा रही है। सिर्फ मोटी मोटी डस्ट उठा रहा है वो, उसके साथ भी एम्प्लॉय हमारे काम कर ही रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब अगर 3 लाख रुपये महीने का अगर ये खर्च रहे हैं तो उससे अच्छा एम्प्लॉयमेंट लोगों को दी जाए, और वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सफाई प्रॉपर ढंग से होगी, इससे ना सफाई प्रॉपर ढंग से हो रही है, और एक बर्डन ही कॉर्पोरेशन के ऊपर है कि 3 लाख रुपये महीने का हमारे को इस पर खर्च करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में सीमाओं पर बंदिशें खत्म होने के बाद काफी संख्या में पर्यटक शिमला का रुख कर रहे हैं, लेकिन इस बीच कई पर्यटक कोरोना नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसा एक मामला राजधानी शिमला में देखने को मिला, जहां पर्यटक बिना मास्क रिज मैदान पर घूमते रहे। मौके पर मौजूद पुलिस जवानों ने जब मास्क पहनने के लिए कहा तो पर्यटक पुलिस के साथ ही उलझ पड़े। पर्यटकों ने मौके पर तैनात पुलिस जवानों के साथ धक्का मुक्की भी की। इसके बाद पुलिस नियमों की उल्लंघना कर रहे पर्यटकों को थाना सदर में ले गई। डीएसपी हेडक्वार्टर कमल वर्मा ने बताया कि इस तरह के मामले बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 114 पुलिस एक्ट के तहत पर्यटकों का चालान काटा गया है। हमारी मॉल रोड और रिज पे जो है कंटिन्यूसली पेट्रोलिंग चल रही है। तो पेट्रोलिंग के दौरान जब हमारे ड्यूटी कांस्टेबल ने देखा कि ये लोग कुछ मास्क नहीं पहन रखा है इन्होंने, या और वो थोड़ा सा शायद ड्रंक भी थे उस टाइम जो लगा है देख के, तो वो ड्यूटी कांस्टेबल के साथ उलझने लगे थे। तो इस पर जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए सदर थाना से जो पुलिस है वो उनका सदर थाना लेकर गई है, और 114 पुलिस एक्ट के अंडर जो है उनका चालान किया गया है। देखिए, जहाँ तक इस तरह का हुड़दंग करने का सवाल उठता है तो शिमला पुलिस जो है इसको बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेगी। हमने मॉल पर जो है स्पेशल पेट्रोलिंग ग्रुप लगा रखा है, जिसमें हमारा SSU यूनिट जो है, रेंज का यूनिट है हमारा, वो लगा रखा है। एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट जो है वहाँ पर लगा रखी है, हमारी तुरला ड्यूटी वहाँ पे लगी है। तो इस तरह की कोई भी घटना जो टूरिस्ट अगर इस तरह आके किसी के साथ भी मिसबिहेव करते हैं, चाहे वो पुलिस वाला हो या कोई जनरल पब्लिक हो, ये किसी भी सूरत में जो है टॉलरेट नहीं किया जाएगा, और उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो मेरा टूरिस्ट और अन्य लोगों से यही रहेगा कि वो पब्लिक के साथ और पुलिस के साथ अगर वो कोई चीज़ बोलते हैं, उनको कुछ करने के लिए कहते हैं, तो प्लीज़ कृपया करके करें। इसमें हम सभी की भलाई है। हम लोग इस समय कोविड के दौर से गुजर रहे हैं, इसमें आपका भी भलाई है, आपकी भी भलाई है और हमारी भी भलाई है। तो कृपया करके जो हमारे कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं, कोविड की जो गाइडलाइंस हैं, उनको फॉलो करें और इस तरह का कोई भी हुड़दंग ना करें। राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी की नेशनल कोर वर्किंग कमेटी के सदस्य सत्यप्रकाश शर्मा ने कहा कि आज़ादी के बाद राजनीतिक परिवेश में आज तक किसी ने धर्म के लिए राजनीति की तो किसी को राजनीति में धर्म दिखा, लेकिन सिद्धांत की राजनीति सिर्फ भाषणों और घोषणा पत्रों तक सीमित गई। उन्होंने कहा कि सत्ता परिवर्तन होता रहा लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो पाई। शिमला में पत्रकारों से मुखातिब सत्यप्रकाश शर्मा ने कहा कि अब देश और प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन के लिए एक नई पार्टी का उदय हुआ है, जिसका नाम राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी रखा गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी जनता की समस्याओं और हकों के लिए आवाज उठाएगी। हमने हिमाचल में आज लॉन्च कर रहे हैं। लॉन्च करने के लिए एडवाइजरी कमेटी के, इस तरफ देखिए सर, हाँ, इस एडवाइजरी कमेटी के मुखिया जी का चयन किया हुआ है और उसके साथ साथ में स्टेट कन्वीनर का भी चयन किया हुआ है। उसके बाद की प्रक्रिया में सारा नीचे ब्लॉक लेवल तक, पंचायत लेवल तक सभी का गठन होगा। हमारी चयन की प्रक्रिया से जो उत्तीर्ण होगा वही हमारा उम्मीदवार होगा। हम कोई एक माइंडसेट लेके नहीं चल रहे कि मेरा लड़का होगा या मेरे चाचा का लड़का होगा, ऐसा कोई माइंडसेट नहीं है। बिल्कुल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ आप ही के अंदर से, आप ही के बीच में से जिसको आप सभी लोगों का भविष्य सुदृढ़ बनाना है वही होगा उम्मीदवार।
किन मुद्दों को लेके आप इस इलेक्शन में उतरेंगे? जैसे आपको बताया कि स्थानिक लोगों के जो छोटे से छोटी समस्या है ना, उस समस्याओं से लेकर के आपके मंडी के अंदर जो रेल की समस्या है, जो विस्तृत में अभी बात नहीं करेंगे, लेकिन उस रेल की समस्या तक की सारी समस्याओं का हम पूरा बारीकाई से निरीक्षण कर उसमें प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ द मैटर को देख करके उस विषय के साथ चलेंगे। सोमवार को हिमाचल प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में चिकित्सक 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक पर है। वहीं डॉक्टर वाई परमार मेडिकल कॉलेज फैकल्टी एसोसिएशन ने भी पेन डाउन स्ट्राइक कर रहे चिकित्सकों को अपना समर्थन दिया है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि आज़ादी के बाद ऐसा पहली मर्तबा हो रहा है जब चिकित्सकों के भत्ते बढ़ाने के बजाय उसमें कटौती की जा रही है। उन्होंने कहा कि कोविड काल में चिकित्सक वर्ग अपनी बेहतरीन सेवाएं दे रहा है और अपनी जान की परवाह किए बगैर दूसरों की जिंदगी बचाने में जुटा है। ऐसे में चिकित्सकों के वेतन में कटौती करना उचित नहीं है। प्रदेश में चिकित्सकों द्वारा 7वें वेतन आयोग के तहत प्रैक्टिसिंग अलाउंस 25 से 20% कर व बेसिक वेतन से डी-लिंक करने का विरोध किया जा रहा है। पंजाब सरकार ने 7वें वेतन आयोग भत्ते में कटौती करने की सिफारिश की है, जिसका हिमाचल प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में तैनात तमाम मेडिकल ऑफिसर द्वारा विरोध किया जा रहा है। अस्पतालों में तैनात मेडिकल ऑफिसर ने विरोध स्वरूप 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक की, जिसका समर्थन डॉक्टर वाई परमार मेडिकल कॉलेज नाहन की फैकल्टी एसोसिएशन द्वारा भी किया गया। मीडिया से बात करते हुए एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि कोरोना काल में चिकित्सकों ने अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की जिंदगी बचाई है। ऐसे में इस समय चिकित्सकों के वेतन में कटौती करना सरासर गलत है। फैकल्टी एसोसिएशन का कहना है कि यदि हिमाचल में भी इसे लागू करने की सिफारिश की गई तो आने वाले समय में इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। पंजाब गवर्नमेंट ने 6th पे कमीशन जो है उसके रिवाइज पे स्केल इम्प्लीमेंट किए हैं या प्रपोज किए हैं। उसमें क्या था, जो डॉक्टर्स को 25% NPA मिलता था, अब उसको रिड्यूस करके 20% कर दिया है और उसको बेसिक वो जो NPA था वो बेसिक सैलरी में जुड़ता था, लेकिन अब उसको बेसिक सैलरी से हटा करके उसको डीलिंक कर दिया है, जिसके बारे में हमारा पूरा पुरजोर विरोध है। क्योंकि ये जो NPA की जो हमारे अलाउंसेस थे, ये आज से नहीं, सिंस इंडिपेंडेंस से 1947 से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम से मिल रहे थे। उन्होंने दिया था कि डॉक्टर्स दिन रात काम करते हैं, तो उस टाइम से ये मिल रहा था। हमको 70 साल से NPA मिल रहा है, लेकिन आज आकर के उसको कम करना या उसको हमारी सैलरी के साथ डीलिंक करना, वो हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय है। जबकि सारे डॉक्टर्स जो हैं कोविड पेंडेमिक में काम कर रहे हैं, ठीक है, और दिन रात काम कर रहे हैं, अपने और अपने परिवार की जान को जोखिम में डाल करके काम कर रहे हैं, ठीक है। हमारे इतने लोग कोविड पॉजिटिव हुए हैं, डॉक्टर्स भी कोविड पॉजिटिव हुए हैं और उनके फैमिली मेम्बर्स भी रिस्क पे आए हैं। तो इस वजह से हमारी जो एसोसिएशन है, फैकल्टी एसोसिएशन नाहन मेडिकल कॉलेज, जो सरकार का, पंजाब सरकार का ये मूव है, उसको कम्प्लीटली अपोज करती है। क्योंकि हिमाचल गवर्नमेंट भी पंजाब सरकार के स्केल ही फॉलो करती है, तो हमें ये भी डर है कि हिमाचल सरकार भी उनको फॉलो करेगी और हमारा भी NPA 20% कर देगी और उसको सैलरी से डीलिंक कर देगी, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। हमारी हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन ने तो इसमें आज से पेन डाउन स्ट्राइक कर दी है। हमारा पूरा समर्थन हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन को है। अभी हमारी जो जितने भी डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनसे बात हो रही है, उनकी एसोसिएशन से बात हो रही है, और जैसे भी हमारी फ्यूचर स्ट्रेटजी चॉकआउट होती है हम उस पे करेंगे, चाहे उसमें काले बिल्ले लगाने हों, ब्लैक बैजेस लगाने हों, या पेन डाउन, इनिशियली पेन डाउन स्ट्राइक करनी है, या उसके बाद जैसे भी अगर सरकार हमारी बातों पे ध्यान नहीं देती है, हमारा कुछ सकारात्मक रुख नहीं अपनाती है, तो हमें मजबूरन अपने जो आंदोलन है या रिजेंटमेंट है, एजिटेशन है, उसको तेज करना पड़ेगा। क्योंकि एक फैसिलिटी जो हमको पिछले 70 सालों से मिल रही थी, ठीक है, वो आज अचानक बंद कर दी जाती है, उसको कम कर दिया जाता है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। दूसरी बात, हिमाचल एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे लोग जो हैं ज़्यादातर हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर डिपेंड रहते हैं। जो हमारे दूसरे स्टेट हैं, पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, यूपी है, उसमें हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट सर्विसेज का रोल बहुत कम होता है, प्राइवेट डॉक्टर्स बहुत होते हैं। लेकिन अगर हेल्थ सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, हिमाचल में, जहाँ पे लोग जो हैं सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पे गवर्नमेंट डॉक्टर्स को इस तरह से प्रताड़ित किया जाएगा, इस तरह से हतोत्साहित किया जाएगा, तो लोगों की स्वास्थ्य पे गलत असर पड़ेगा उससे।
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा अध्यापक पात्रता परीक्षा टेट के लिए तिथि का निर्धारण कर दिया गया है और परीक्षा से संबंधित जानकारी वेबसाइट पर डाल दी गई है। स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि बोर्ड द्वारा 8 विषयों की टेट परीक्षा आयोजित की जाएगी। उन्हें बताया कि टेट जून 2021 के लिए आवेदन पत्र मंगवाने की प्रक्रिया 24 मई से शुरू हुई थी, जो कि 21 जून तक चली और परीक्षाओं के लिए 52,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। डॉक्टर सोनी ने बताया कि इस वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा 11,000 अधिक अभ्यर्थियों ने टेट परीक्षा के लिए आवेदन किया है। उन्हें बताया कि टेट की परीक्षा 2 सत्रों में आयोजित की जाएगी। अभी हमारे पास जो एप्लीकेशंस आई हैं वो 52,000 के करीब एप्लीकेशन आ गई हैं विभिन्न सब्जेक्ट्स में। 8 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें टेट शिक्षा बोर्ड कंडक्ट करेगा। पिछले जब टेस्ट हुआ था तो उसमें 41,000 कुछ बच्चे यानी 41,800 के करीब बच्चे टेट में अप्लाई किए थे। इस बार संख्या बढ़ी है, यानी 11,000 के करीब संख्या बच्चों की बढ़ गई है। तो इसको टेस्ट को करेंगे, इसके लिए तिथियां भी हमने निर्धारित कर दी हैं और वो वेबसाइट पर डाल दी हैं और बच्चे इसके लिए तैयार रहेंगे और एडमिट कार्ड भी जल्दी जारी कर दिए गए हैं। 9 तारीख को जेबीटी और शास्त्री का होगा, 10 तारीख ये सुबह और शाम होगा, 10 तारीख को टीजीटी नॉन मेडिकल और एलटी का होगा, 11 तारीख को टीजीटी आर्ट्स और मेडिकल टीजीटी मेडिकल का टेस्ट होगा सायंकाल में, और 12 जुलाई को पंजाबी और उर्दू का, पंजाबी का सुबह होगा, उर्दू का शाम का होगा। ऐसे 8 विषय हैं जिनका टेट का टेस्ट जो है वो हम कंडक्ट करें। जल शक्ति, राजस्व एवं बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि जो पंचायतें टीसीबी में शामिल नहीं होना चाहती उन्हें इसके दायरे से बाहर करने के लिए सिफारिश की जाएगी। महेंद्र सिंह ठाकुर ने गगरेट विधानसभा क्षेत्र के तहत अंदौरा, मुबारकपुर व कल्हो में टीसीपी से संबंधित जन शिकायतें की सुनवाई के दौरान यह बात कही। उन्हें कहा कि भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में वादा किया था कि जो पंचायतें टीसीपी का विरोध कर रही है उन्हें बाहर किया जाएगा। इसलिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने टीसीपी से संबंधित जन समस्याओं का निपटारा करने के लिए मंत्रिपरिषद की सब कमेटी गठित की है, जिसका उन्हें अध्यक्ष बनाया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री गरीब परिवार से संबंध रखते हैं, इसलिए गरीबों के दर्द से भलीभांति परिचित है। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र बना था, उसमें कांग्रेस पार्टी की सरकार जब सत्ता में 2012 और 17 के बीच थी, पूरे प्रदेश के अंदर अनेकों ऐसे क्षेत्रों को टीसीपी में डाला गया था जो प्योरली ग्रामीण क्षेत्र है। हमारे जो प्रत्याशी चुनाव में थे, संकल्प पत्र के आधार पर हमारे प्रत्याशियों ने और जो वर्तमान के विधायक हैं उन्होंने उस क्षेत्र की जनता के साथ वायदा किया था कि हम अगर आप हमें चयनित करके विधानसभा भेजते हैं तो हम आपके क्षेत्र को टीसीपी के दायरे से बाहर करेंगे। सरकार बनने के उपरांत हमारे विधायकों ने जहाँ जहाँ हमारे विधायक चुनकर के आए, जिन जिन क्षेत्रों में कांग्रेस काल में टीसीपी एक्ट ज़बरदस्ती लागू किया गया था, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्मानीय ठाकुर जयराम जी ने उन क्षेत्रों की पूरी रिपोर्ट मांगी। रिपोर्ट मांगने के उपरांत कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया। तो कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष के रूप में मुझे कार्य सौंपा गया। हमने सभी जिलों में जाकर के ऐसे क्षेत्रों में पब्लिक हियरिंग की, आम जनमानस की सुनवाई की कि वाकई में ही वो बाहर जाना चाहते कि नहीं जाना चाहते। उस दृष्टि से आज का जो दौरा है, जिसमें चिंतपूर्णी का कुछ क्षेत्र और गगरेट के 12 पंचायतों के 20 गाँव जो इस टीसीपी एक्ट के दायरे में लिए गए थे, आज पब्लिक हियरिंग के दौरान जिसमें डायरेक्टर टीसीपी मेरे साथ हैं, जिलाधीश महोदय हैं, यहाँ के टाउन प्लानर हैं, जो अन्य अधिकारी हैं, आम पब्लिक ने जो इस एक्ट को हटाना चाहते हैं, उन्होंने आम जनता खड़ी होकर के उन्होंने और हाथ खड़े करके उन्होंने माना है कि हमें इस एक्ट से छुटकारा दिलाओ। कैबिनेट सब कमेटी जो है वो अपनी रिकमेंडेशन कैबिनेट के अंदर रखेगी और मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे मंडी जिला का बहुत क्षेत्र जैसे बाहर किया गया है, उसी प्रकार यहाँ का जो क्षेत्र है उसमें भी हमारी सिफारिश है
इस क्षेत्र को भी टीसी एक्ट से बाहर किया। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को 2 घंटों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित रही। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश भर में चिकित्सकों ने पेन डाउन स्ट्राइक की। चिकित्सकों द्वारा की गई हड़ताल के चलते इलाज के लिए अस्पताल आए लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। शाहपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी मरीजों व तीमारदारों को काफी देर तक चिकित्सकों का इंतजार करना पड़ा। गुस्साए मरीजों का कहना था कि सरकार को चाहिए कि चिकित्सकों की मांगों को जल्द पूरा करे ताकि आम लोगों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। पंजाब वेतन आयोग की ओर से चिकित्सकों के वेतन से एनपीए यानी नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस को हटाने और घटाने की सिफारिशों के मद्देनजर हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन के आह्वान पर प्रदेश भर में 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक हुई। इस दौरान जिला कांगड़ा में छोटे बड़े तमाम चिकित्सा संस्थानों में डॉक्टर्स की ओर से अपना कामकाज ठप रखा गया। इस दौरान कांगड़ा में सैकड़ों की संख्या में मरीजों और तीमारदारों को परेशान होते हुए देखा गया। अलग अलग बीमारियों से ग्रसित जो भी लोग अपने स्वास्थ्य की जांच करवाने दूर दराज के क्षेत्रों से अस्पतालों तक पहुंचे हुए थे, उन्हें खुली ओपीडी के अंदर खाली कुर्सियों को देख बेहद मायूसी हाथ लगी। आलम ये था कि हॉस्पिटल्स में अंदर और बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। इतना ही नहीं, ओपीडी के बाहर लोगों की भीड़ इस तरह जुटी कि कोविड प्रोटोकॉल भी हाशिए पर नजर आ रहा था। शाहपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तो भीड़ एक जुलूस की शक्ल में नजर आ रही थी। यहाँ गुस्साए लोगों ने डॉक्टर्स के न आने से बेहद नाराजगी जाहिर की और सरकार से चिकित्सकों की मांगों को जल्द पूरा करने की अपील की। ये पेशेंट हार्ट पेशेंट है, किडनी पेशेंट है, और मैंने सोचा सुबह सुबह चले जाते हैं, टेस्ट हो जाएगा। भूखे पेट सुबह से बैठे हुए हैं, ठीक है। अभी 80 साल के बुजुर्ग हैं ये लोग, कहाँ इनको बिठा के रखेंगे? सांस नहीं आ रही है, अंदर बाहर लेके बैठे हुए हैं इनको सुबह से। तो इनकी डिमांड तो है, चलो मान लेते हैं, पर आम लोग तो जनता सारी परेशान हो रही है सर। कितने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे लेके आए हुए लोग, तो इस कोरोना काल में तो बच्चों को हो जाए तो फिर पेशेंट है, बुजुर्ग लोग कहाँ बैठा के रखने थे? परेशान हो रहे हैं हम लोग। क्या लगता है डॉक्टर्स की जो मांग है कितनी जायज़ है? हो सकता है जायज़ होंगी, हमें नहीं पता इसका, इनकी क्या पे है, क्या इनकी डिमांड्स होंगी। गवर्नमेंट से और भी कोई तरीके हैं, वो वैसे कर सकते हैं वो, पर यहाँ तो जनता पूरी परेशान हो रही है ना। मेरे पास की मतलब ऑपरेशन हुआ था ना, तो मतलब गिर गए थे, उनको मतलब और दिक्कत हुई, ठीक है। तो उसके लिए आए थे हम लोग, तो इतना छोटा सा बच्चा ऐसे रह नहीं पाया घर में, है ना, छोड़ कर आ नहीं सकते थे। फिर हम मतलब घर से 8 बजे आए थे, तो अब इतना टाइम हो गया तो डॉक्टर आ नहीं आ रहे, हम क्या कर सकते। वहीं हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन के जिला कांगड़ा के अध्यक्ष सन्नी धीमान ने कहा कि पंजाब में वेतन आयोग ने डॉक्टर्स के मूल वेतन से नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस को हटाने और 20 से 25% घटाने की सिफारिश की है, जबकि इसे 35% तक बढ़ाने की जरूरत है। ये पेन डाउन स्ट्राइक जो की है हमने पंजाब मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पे की है। जो पंजाब स्टेट ने अपना पे कमीशन बनाया है, उस पे कमीशन में हमारा एनपीए जो नॉन प्रैक्टिस अलाउंस है वो 25% से घटा के 20% कर दिया है, और साथ में इसको बेसिक सैलरी से भी अलग कर दिया है। तो इसमें सभी डॉक्टर्स की जो भी सैलरी है वो भी कम हो जाएगी, और मोस्ट प्रोबेबली उनको रिकवरी भी पड़ सकती है, क्योंकि ये पे कमीशन 2016 से रिकमेंड होना है। तभी हमने पंजाब के आह्वान पे हिमाचल मेडिकल एसोसिएशन ने भी 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक। गवर्नमेंट की जो सिफारिशेज़ हैं, इसका तो हम नहीं बता सकते कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है, लेकिन जब वो एनपीए हमारे सैलरी से और उससे अलग हो जाएगा तो सैलरी में भी फ़र्क पड़ेगा। तो हम तो गवर्नमेंट से यही रिकमेंड कर रहे हैं कि 25 की जगह 35% का रिकमेंडेशन देनी चाहिए, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से पेंडेमिक का भी टाइम चला है। सारे डॉक्टर्स, चाहे वो आयुर्वेदिक हों, वेटनरी हों, डेंटल हों, हमारे मेडिकल ऑफिसर्स हों, सभी ने पूरा जोर शोर से काम किया है और दिन रात मिलकर काम किया है। तो सरकार का ये जो तो सा फरमान है कि हम इनके सैलरीज में डिक्रीजेशन होगी, तो ये कतई भी सहन नहीं होगा। अभी जो हमारी स्ट्राइक है वो आज से शुरू हुई है। 9:30 बजे से 11:30 बजे तक हम पेन डाउन पे रहेंगे। 2-3 दिन हम पेन डाउन पे रहेंगे। उसके बाद जैसे ही हमारी सीईसी बॉडी डिसाइड करती है नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन, तो हम इससे भी रूप में जा सकते हैं।
क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में पीएसए प्लांट का कार्य शुरू हो गया है। सदर विधायक सुभाष ठाकुर ने भूमि पूजन के साथ प्लांट के कार्य को शुरू करवाया। अस्पताल में करीब 40 लाख की लागत से पीएसए प्लांट लगाया जा रहा है। इसके अलावा करीब 70 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले मैनिफोल्ड पाइपलाइन ऑक्सीजन प्लांट का कार्य भी किया जा रहा है। इस दौरान विधायक ने अस्पताल प्रशासन के अधिकारियों के साथ सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे और अल्ट्रासाउंड सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। विधायक सुभाष ठाकुर ने कहा कि अस्पताल में लोगों को हर प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं प्राथमिकता के आधार पर प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि लोगों को स्वास्थ्य संबंधी किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। दिनों से लोगों की ये डिमांड थी कि यहाँ पर जैसे पीछे भी ऑक्सीजन प्लांट का और हमारे ये सिटी स्कैन का, ये दो एक चीज़ें ऐसी थी कि बिलासपुर में लोगों की डिमांड भी थी और हमने भी, क्योंकि शुरू में जिस तरह से यहाँ डॉक्टर्स नहीं थे, यहाँ का वातावरण बड़ा गड़बड़ था और अपने को इनसिक्योर फील करते थे डॉक्टर्स, वो सारा माहौल भी ठीक हुआ है। आज डॉक्टर्स भी हैं तो लोगों के और मरीजों और लोग यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अब निधड़क होकर आते हैं और सब लोगों का था कि यह हॉस्पिटल वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल होना चाहिए, यहाँ पर सारी सेवाएं होनी चाहिए। उसी संदर्भ में आज मैं यह कहना चाहूँगा कि आज पीएसए प्लांट जिसकी लागत 40 लाख है, उसका काम शुरू हुआ है। वो आज काम शुरू किया विधिवत रूप से, या लोगों को आने वाले दिनों में जो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन मिलेगी उसका प्लांट, ये 40 लाख की लागत से। और दूसरा हमारा जो पाइपलाइन वाला है अंदर, जहां हम आपको भी लेके गए, वो हमारा प्लांट है, वो 70 लाख की लागत से वो भी होगा। और उनका डिस्टेंस का था ये कि 100 मीटर से ज़्यादा ना हो, 50 मीटर से ज़्यादा ना हो, तो हार्डली ये तो 5-10 मीटर है। इसलिए उसी तरह से आज एक डिजिटल एक्सरे, सिटी स्कैन और ये 3 चीज़ें हमने इसकी व्यवस्था के लिए भी हमने इससे पहले भी एमएस, सीएमओ और बाकी मेडिकल से जुड़े हुए लोगों के साथ चर्चा की थी। तो यहाँ जो भी कोई आएगा वो गेट पर उतरेगा और एक ही छत में, एक ही स्टोरी में और एक ही जगह पर यह आपको डिजिटल एक्सरे, सिटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड, इसकी व्यवस्था नई तरीके से यहाँ पर, और यह सारी मॉडर्न और वेल इक्विप्ड और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की। जिला सोलन की पर्यटन नगरी बड़ोग में साधुओं के भेष में घूम रहे 5 संदिग्ध युवकों को क्षेत्र के लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। यह युवक साधु के भेष में क्षेत्र में घूम रहे थे। आधार कार्ड में इनके नाम व पते अलग अलग पाए गए हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद बड़ोग पंचायत के प्रधान सुनील कश्यप भी मौके पर पहुंचे। उन्हें बताया कि स्थानीय लोगों द्वारा उन्हें सूचना दी गई थी कि यहाँ पर कुछ संदिग्ध युवक साधु के भेष में घूम रहे हैं। वहीं मौके पर मौजूद एक पुलिस कर्मचारी ने जब इनके आधार कार्ड चेक किए तो आधार कार्ड में इनके नाम मोहम्मद रफ़ी, मजीद व साजन लिखे हैं। डीएसपी परमाणु योगेश रोल्टा ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद ही मालूम पड़ेगा कि इनका इस प्रकार घूमने का क्या मकसद था। आज बड़ोग गांव में 5 लोग पकड़े गए जो हिंदू वेशभूषा में यहाँ पर गांव में घूम रहे थे और हकीकत में मुस्लिम थे। जब उनके आधार कार्ड यहाँ पे हमारे स्थानीय जो पुलिस के कर्मचारी हैं उन्होंने उनसे आधार कार्ड मांगे तो उससे जानकारी मिली कि ये लोग मुसलमान थे और जो हिंदू धर्म के नाम पर यहाँ पर लोगों के बीच में घूम रहे थे, जिनका नाम, एक का नाम मजीद, एक का नाम मोहम्मद रफ़ी, एक का नाम साजिद था। तो स्थानीय लोगों ने सबने मिलकर इनको यहाँ पर पकड़ा है बड़ोग में और पुलिस को इसकी जानकारी थाने में इसकी कंप्लेंट दर्ज करवा दी गई है। स्वयंसेवी संस्था हेल्पेज इंडिया की हिमाचल इकाई की ओर से खलीनी में कोरोना टीकाकरण शिविर लगाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से लगाए गए शिविर में 18 से 44 वर्ष के लगभग 300 लोगों ने कोरोना की पहली खुराक ली। संस्था के सामाजिक सुरक्षा अधिकारी राज वर्मा ने कहा कि संस्था इस समय प्रदेश के 10 जिलों में स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर लोगों को वैक्सीन लगवा रही है और लोगों के कोरोना टेस्ट भी किए जा रहे हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की है कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर से पहले खुद को वैक्सीनेट करवाएं। आज स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर हमने कोविड वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू किया है, जो कि हमारे हेल्पेज इंडिया के डे केयर सेंटर खलीनी में आयोजित किया गया है। इसमें लगभग 300 लोगों को स्लॉट दिए गए हैं जिनको आज वैक्सीनेशन लगनी है। अभी तक हम लगभग 100 लोगों की वैक्सीनेशन कर चुके हैं। अभी लोग आ रहे हैं और उनकी वैक्सीनेशन समय समय पर की जा रही है, उनका पूरा रजिस्ट्रेशन और पूरे नियमित नियमों का पालन कर कर।
मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि जिन लोगों की अभी तक वैक्सीनेशन नहीं हुई है वो जल्द से जल्द अपना एप्लीकेशन पर रजिस्टर करवाएं और अपनी वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि आने वाले समय में जो कि थर्ड वेव हमारे आने की आशंका है, इसे हम आने से पहले ही अगर इसमें हम इसे रोक सकते हैं, सिर्फ एक उससे कि हम वैक्सीनेशन अपनी तुरंत से तुरंत जल्द से जल्द करवाएं अपने और अपने परिवार वालों की। हेल्पेज इंडिया समय समय पर ऐसे कार्य करती रहती है, वैक्सीनेशन, कोविड टेस्टिंग। हमने अपने हिमाचल प्रदेश में 10 MHU में कोविड टेस्टिंग की सुविधा भी उपलब्ध करवाई है, जो कि हम प्रांत प्रांत गांव-गांव जाकर कोविड टेस्टिंग कर रहे हैं। शिक्षा विभाग का 2 दिवसीय विशेष वैक्सीन अभियान सोमवार से शुरू हो गया है। वैक्सीन लगाने के लिए प्रदेश के स्कूल कॉलेजों में करीब 200 केंद्र बनाए गए हैं। इस दौरान करीब 1.25 लाख विद्यार्थियों, शिक्षकों, गैर शिक्षकों, अभिभावकों, जलवाहकों और मिड डे मील वर्करों का टीकाकरण किया जाएगा। अभियान को सफल बनाने के लिए हर वैक्सीन केंद्र पर 3 से 4 शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। शिमला स्थित एक्सीलेंस कॉलेज संजौली में भी इस अभियान के तहत 18 से 44 वर्ष के लगभग 300 विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों को वैक्सीन लगाई गई। कॉलेज के उप प्रधानाचार्य भूपेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर यह 2 दिवसीय अभियान शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि विभाग का प्रयास है कि हर विद्यार्थियों को परीक्षा से पहले वैक्सीन लगाई जाए। क्लास 4 से लेकर प्रिंसिपल तक जितना भी स्टाफ है, सभी के सब लोग जो है उनकी वैक्सीनेशन होनी चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से ये डायरेक्शंस थी, इसीलिए हम लोगों ने हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलकर जो है आज और कल के दिन स्पेशली जो है स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए, ना केवल स्टूडेंट्स के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए ये ड्राइव शुरू किए हैं। और हमारे पास लगभग 300 स्टूडेंट्स रजिस्टर हुए हैं, लगभग जो है 100 उनके पेरेंट्स रजिस्टर हुए हैं। लेकिन उसमें थोड़ा ऐसा है कि अभी जो प्रोटोकॉल उसमें 44 जो एज है उससे नीचे के पेरेंट्स को ही वैक्सीनेशन लगेगी। और जो स्टूडेंट्स है अभी हमारे पास जो है लगभग 40+ जो है वैक्सीनेशन अभी तक आज अभी शुरू हुई है। और अभी भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, स्टूडेंट्स के फ़ोन भी आ रहे हैं और रजिस्ट्रेशन हमारे पास ऑलरेडी स्टूडेंट्स की हो रखी है। इसीलिए जो है ताकि कोविड का जो इतना खतरा है ये एग्जामिनेशन के दिनों में, अभी तो हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए ही कर रहे हैं, जैसे जैसे सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स भी उनके भी एग्ज़ाम होने हैं, उनके लिए भी हम इस तरह का प्रोग्राम जो है कॉलेज कैंपस में ही करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट एंड IGMC। विश्व हिंदू परिषद द्वारा पूरे प्रदेश में 1 लाख पौधे रोपित किए जाएंगे, जिसमें से 51,000 पौधे रोपने की जिम्मेदारी बजरंग दल को सौंपी गई है। बिलासपुर विश्व हिंदू परिषद दल के प्रांत संयोजक एवं अधिवक्ता तुषार डोगरा ने बताया कि यह अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। उन्होंने पौधारोपण की महत्वता पर बल देते हुए कहा कि पेड़ पौधे हमारे जीवन का आधार है, ऐसे में हम सभी को पौधारोपण अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में कई लोगों को ऑक्सीजन की कमी के चलते अपनी जान गंवानी पड़ी, ऐसे में हम सभी का समय रहते जागरूक होना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रकृति के संरक्षण संवर्धन के लिए सभी को मिलकर कार्य करना होगा। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने एक अभियान पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर 1 लाख पौधा रोपित करने का, फलदार वृक्ष का पौधारोपण तथा उनका वितरण, ऐसा एक अभियान पूरे हिमाचल प्रदेश में शुरू किया है। इसमें बजरंग दल 51,000 पौधा रोपित करेगा। इसमें वातानुकूलित पौधे जैसे लोअर हिमाचल के लिए अलग, अपर हिमाचल के लिए देवदार, बान, चीड़, लोअर हिमाचल के लिए आंवला, नीम, इस प्रकार के पौधारोपित हम करेंगे। और इनका वितरण जैसे तुलसी के पौधे, इस प्रकार के वितरण भी करेंगे। हम मीडिया के साथ प्रशासन को हर प्रकार से पौधा वितरण करेंगे ताकि वे एक जन सामान्य एक आंदोलन ऐसा बने ताकि प्राणवायु जिस प्रकार के कोरोना कालखंड में कम हुई, ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों की जान जा रही है, इस जान को ना जाने के लिए, हम लोग बचाने के लिए अभियान विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने पूरे हिमाचल प्रदेश में 23 जून से शुरू किया है, जो अलग अलग प्रदेशों के अंदर, अलग अलग स्थानों के अंदर, शिमला में रामपुर, किन्नौर, चंबा में तीसा, इन जगह में जोरों से ये अभियान चल रहा है। और ये हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक 120 प्रखंडों के अंदर और 26 संगठनात्मक जिलों के अंदर हम ये इस अभियान में बढ़ चढ़कर सभी जन सामान्य का सहयोग लेंगे और आम व्यक्ति से भी बातचीत करते हुए वे अपनी निजी भूमि पर हर प्रकार से इस पौधारोपित करें। हिमाचल के ऊपरी और पहाड़ी क्षेत्रों में सेब की बम्पर पैदावार के साथ ही अब प्रदेश के मैदानी और गर्म इलाकों में भी बागवान सेब की फसल तैयार करने में खासी रुचि ले रहे हैं। अर्की उपमंडल के पहाड़ी क्षेत्रों में उगाए जाने वाले सेब की पहली खेप बाजार में भेजी जा चुकी है, वह अगली खेप भेजने की तैयारी है।
अर्की के घनागूघाट पंचायत के ध्यानपुर निवासी राजेंद्र ठाकुर ने लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती से तैयार सेब की पैदावार कर एक मिसाल पेश की है। उन्होंने अपने बगीचे में सेब की कई प्रजातियां लगाई है। उत्तर प्रदेश की एक निजी कंपनी ने उनके बगीचे से 280 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सेब खरीदा है। राजेंद्र ठाकुर ने बताया कि इस वर्ष बगीचे से 3 टन सेब होने की उम्मीद है। यह है अर्की उपमंडल का ध्यानपुर गांव, जो समुद्र तल से करीब 5,800 फुट की ऊंचाई पर बसा है। यहाँ के बागवान राजेंद्र ठाकुर ने सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती से सेब का उत्पादन कर लोगों की सेहत का ख्याल रखा है। उन्होंने अपने बगीचे में तैयार सेब की पहली खेप 22 जून 2021 को उत्तर प्रदेश की एक निजी कंपनी को भेजी है। इस कंपनी ने 280 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सेब की खरीद की है। वहीं अगली खेप भेजने की तैयारी है। राजेंद्र ठाकुर ने जहां पिछले वर्ष अन्ना, द्वार्फ सेट गोल्डन, हरिमन, रैडलम गाला व स्कॉर्लेट 2 सेब की किस्मों के पौधों से पैदावार लेकर सबको आश्चर्यचकित किया था, तो वहीं इस वर्ष के सेब सीजन में सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती से तैयार सेब की पहली खेप बाजार में भेजकर सभी को हैरान किया है। बागवान राजेंद्र ठाकुर ने कहा कि उन्होंने SPNF से तैयार किया सेब बाजार में भेज दिया है। यह सेब उत्तर प्रदेश की एक निजी कंपनी को सीधे उनके बगीचे से बेचा गया है, जिसका दाम 280 रुपये प्रति किलो के हिसाब से गया है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस वर्ष 3 टन सेब होने की उम्मीद है। इसके अलावा उनका कहना है कि हर की उपमंडल के लिए गौरव की बात है कि उनका सेब भी मेट्रो सिटीज बाजार में अपना रंग दिखा रहा है। राजेंद्र ठाकुर ने लॉकडाउन में अपनी नौकरी गंवा चुके अर्की के युवाओं से कृषि व सेब बागवानी करने का आग्रह करते हुए कहा कि उनका वातावरण व जलवायु कृषि व सेब के लिए उपयुक्त है, बस जरूरत है मेहनत और लगन की। उन्होंने कहा कि वे ऐसा कर आत्मनिर्भर बन सकते हैं। बता दें कि राजेंद्र ठाकुर ने अभी तक अपने बगीचे में करीब 850 सेब के पौधे विभिन्न प्रजातियों के लगाए हैं, जो अच्छी पैदावार दे रहे हैं। राजेंद्र ठाकुर का लक्ष्य है कि वह अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक सेब की पैदावार कर लोगों को इसके प्रति प्रेरित करें, ताकि अर्की उपमंडल के पहाड़ी क्षेत्र भी सेब उत्पादन में एक नाम कमा सके। हमारे पास जितने भी फ्रूट हैं, यहाँ पे एप्पल फ्रूट है, वो सारे SPNF यानी सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग जो मेथड है उसी को हम फॉलो करते हैं। यहाँ पे इस वर्ष जो है 1 महीना एडवांस में हम क्रॉप लेने जा रहे हैं। वो जलवायु जो चेंज हुआ है, आपका वातावरण जो चेंज हुआ है, एनवायरनमेंट जो चेंज हो रहा है, उसकी वजह से हमारे को 1 महीना पहले क्रॉप आ रही है। और फर्स्ट लॉट जो है हमारा ऑलरेडी उत्तर प्रदेश की एक निजी कंपनी ने परचेज किया है डायरेक्ट हमारे औचार से, जिसका जो मूल्य है 280 रुपये किलो के हिसाब से तय किया गया है। और बहुत जल्दी जो है हमारा बाकी जो मटेरियल है, लगभग 3 टन की हमारी अभी इस साल की जो है कैपेसिटी है प्रोडक्शन की, जो हम टारगेट है हमने रखा हुआ, वो जल्दी ही मार्केट में पहुंचने वाला है। हिमाचल खबरनामा के संग में इतना ही। नमस्कार।